नमस्कार, सभी विद्यार्थियों के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखिएगा बच्चों, जो हम लोग 58 दिन की टेस्ट सीरीज पढ़ रहे थे, जिसके अंदर 9 पेपर आप लोग दे चुके हो और 1 पेपर और जो 3 प्री बोर्ड हैं वो एग्जाम अभी आपके बाकी हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो फर्स्ट पेपर आपका लिया था, फर्स्ट जो DTS लिया था, उसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ। साथ ही ये बताने वाला हूँ कि आपको बोर्ड की कॉपी के अंदर कैसे लिखना चाहिए और किस तरह का प्रेजेंटेशन रखना चाहिए। तो देखिएगा, आपका ये जो पेपर था, इसको हमने यह खंड और ब और स और द और ये, यानी कि आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा वो 5 खंडों के अंदर आएगा। तो मैंने ये जो पेपर आप लोगों का डिजाइन करा था वो इसी तरह से करा था कि 5 खंडों के अंदर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे, जिसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आएगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अब देखिएगा पेपर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, यहां मैंने आपकी बोर्ड की कॉपी का एक फॉर्मेट बना रखा है, यानी जब आप बोर्ड के अंदर पेपर देने के लिए जाओगे तो वहां पर जो आपको कॉपी मिलेगी, नोटबुक मिलेगी, तो उसका जो अंदर लिखने का पन्ना होगा वो इस टाइप का होगा। यानी एक तरफ होगा वीक्षक के द्वारा प्रदत्त अंक, ये वाला कॉलम होगा। एक कॉलम होगा प्रश्न संख्या, यानी कि प्रश्नों की संख्या के बारे में, और ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये परीक्षार्थी के उत्तर के लिए होगा। अब आपको करना क्या एग्जाम में, ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं ये तो आपको कॉपी के अंदर खींची हुई मिलेगी वहां पर। अब आपको करना कैसे, जब आपको कॉपी मिलती है तो 15 मिनट पहले ही कॉपियां मिल जाती है, तो वहां 15 मिनट पहले जब कॉपी मिलती है तो आप उस कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है उसकी आप लोग डिटेल को फिल कर लेंगे, भर लेंगे, और उसके बाद उस कॉपी के अंदर जितने भी पन्ने रहेंगे यहां इस साइड के अंदर आपको लाइन खींचनी है, मार्जिन लाइन। ये ध्यान रख लेना, ये जो लाइन खींच रहे हो मार्जिन लाइन, ये बिल्कुल कॉपी के किनारे पर लेकर जाओगे, यानी किनारे से अलग नहीं ले जाओगे, कॉपी के बिल्कुल किनारे पे ले जा करके, और आप लोग ये जो डबल लाइनें हैं, ये डबल लाइन जो है इस तरह से आप लोग खींच देंगे, ठीक है ना। ये डबल लाइन इस तरह से खींच देंगे। अब देखिएगा, आपका जो पेपर 5 खंडों के अंदर डिवाइड है, उसके अंदर हम लोग जो पहला खंड है ए खंड, आप बाकायदा 5 खंडों को क्रम से करेंगे। ये जरूर ध्यान रख लेना कि 5 खंडों का जो पेपर है वो पूरे क्रम से करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर सेक्शन ए, यानी कि खंड ए, आपने ये मेंशन कर दिया, और ये जिस लाइन में करोगे उसकी ये पूरी की पूरी लाइन को छोड़ देंगे। अब यहां पर देखिएगा, आपके यहां टोटल एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 28 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन मैंने ये जो टेस्ट पेपर लिया था इसके अंदर मैंने आपके 7 क्वेश्चन दिए थे। ये जो फर्स्ट DTS हुआ था इसमें 7 क्वेश्चन दिए थे। तो आपको करना कैसे है, जैसे यहां पर आपने लिखा कि उत्तर संख्या, तो आप केवल ऊ बना के और एक का, और ये फर्स्ट है, इस तरह रोमन में आएगा। तो एक चीज ध्यान रख लेना कि ये जो क्वेश्चनों की आप ये संख्या लिख रहे हो, ये सबका साइज एक जैसा ही बनाना, ये नहीं ऊपर नीचे आप बना दो, ठीक है। अब आपका करना क्या है कि आपका जो भी उत्तर होगा डायरेक्ट उस उत्तर को लिखना है। और लिखने का तरीका क्या है कि जैसे ये पहला क्वेश्चन था कि भाई तुम कारे सुफलकसुत कारे कारे मधुप भंवारे, इस पंक्ति में सुफलकसुत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। और यहां ऑप्शन दिए हुए हैं कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, अक्रूर के लिए या भंवरे के लिए। तो ये जो सुफलकसुत शब्द है ये किसके लिए आया है, अक्रूर के लिए आया है। तो आप यहां पर उत्तर जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे अक्रूर, और ये जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आप लोग इस तरह से ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। तो ये एक उत्तर हो गया। फिर अब आपको क्रम भंग नहीं करना है, क्रम से चलना है। फिर दूसरे का उत्तर लिखना है। अब दूसरे देखो, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इस पद में गोपियों ने क्या भाव व्यक्त किया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनन्य प्रेम निष्ठा, हृदय भाव, निर्गुण भक्ति या सखा भाव। तो आपका जो उत्तर था इसके अंदर ये अनन्य प्रेम निष्ठा, इसका जो आंसर था वो ये था अनन्य प्रेम निष्ठा। तो आपने ये अनन्य प्रेम निष्ठा दिया, और यहां पर फिर ब्रैकेट में आप लोगों को ये ऑप्शन भरना है, इसका ऑप्शन है ए, ठीक है। तो ये आपने उत्तर दे दिया। फिर आपको तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसे करना है यहां पर, और तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि एलिजिबिलिटी जो शब्द है उसका हिंदी में
क्या अर्थ होगा? तो हिंदी के अंदर इसका जो अर्थ होता है एलिजिबिलिटी यानी पात्र, तो आपने यहाँ पर इसका अर्थ लिख दिया पात्र, और ये ऑप्शन है से, इसका ऑप्शन आएगा से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है शेड्यूल, यानी शेड्यूल शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो आपको बताना है शेड्यूल जो शब्द है इसका हिंदी अर्थ है अनुसूची। अर्थ क्या है? अनुसूची। देखिएगा, अगर किसी विद्यार्थी के पास में ये क्वेश्चन पेपर नहीं है या उससे मिस हो गया है तो मेरे पास मैसेज कर देगा, मैं वापस से क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगा। ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो संभावित प्रश्न है, और इसी क्वेश्चन पेपर का ये जो टेस्ट सीरीज के सारे 9 पेपर का आंसर सीट तैयार करने के बाद फिर मैं आप लोगों को जो बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न बैंक आई है उस प्रश्न बैंक के भी क्वेश्चन का आंसर लिख करके बाकायदा समझाऊंगा, और उसको आप अपने रजिस्टर के अंदर नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर है अनुसूची, और फिर 5वें नंबर का क्वेश्चन है। तो 5वें नंबर पर क्वेश्चन है, निम्न में से पत्रकार का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर, ये तीनों पत्रकार के प्रकार हैं। और जो इसमें चौथा दे रखा है एंकर, तो ये जो एंकर शब्द है ये टेलीविजन के अंदर होता है, तो ये पत्रकार का एक प्रकार नहीं है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर आ जाएगा द। और उसके बाद में 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से प्रिंट मीडिया का उदाहरण नहीं है। अब प्रिंट मीडिया का मतलब क्या होता है कि छपाई वाले संचार माध्यम, यानी जो छपते हैं, जैसे किताबें छपती है, अखबार छपते हैं, मैगजीन छपती है। तो यहाँ पर देखिएगा ये कह रहा है कि निम्न में से प्रिंट मीडिया का उदाहरण नहीं है, तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें ये तो प्रिंट मीडिया के उदाहरण है। और जो बुलेटिन है, बुलेटिन या तो रेडियो में आता है या फिर टेलीविजन पर आता है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो होगा बुलेटिन। क्या उत्तर होगा इसका? बुलेटिन। और ये भी ऑप्शन जो है ये द है, ये ऑप्शन द आ गया। इसके बाद में 6 के बाद में 7वें नंबर पे ध्यान रखिएगा, 7वां क्वेश्चन है, हार्ड न्यूज प्रकाशित होती है। अब देखिएगा हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज, 2 तरह की न्यूज होती है, तो हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज में क्या अंतर है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि दैनिक जो भी अपराध से जुड़ी हुई घटनाएं होती है, डकैती, चोरी से जुड़ी हुई घटनाएं होती है, और जो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है वो हार्ड न्यूज होती है। लेकिन जो मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई खबरें होती हैं और जो साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है वो क्या कहलाती है? सॉफ्ट न्यूज कहलाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है हार्ड न्यूज प्रकाशित होती है दैनिक पत्रों में, तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? दैनिक पत्रों में, ये इसका उत्तर होगा। और इसका ये ऑप्शन है ए, तो ये ए आ गया। फिर उसके बाद में 7 के बाद में 8 नंबर, तो 8वें का जो आंसर है यहाँ पर, निम्न में से लहना सिंह के चरित्र की विशेषता नहीं है। तो देखिए आदर्श प्रेम, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी, ये तीनों विशेषताएं उसके अंदर हैं, लेकिन जो अति उत्साह दे रखा है ये उसकी विशेषता नहीं है। अति उत्साह, ठीक है, अति उत्साह, तो ये इसका ऑप्शन भी है द, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद में है 9वें नंबर पर, 9वें नंबर पर है, तेरी कुड़माई हो गई, इस कथन में निहित भाव कौन सा है? तो निहित भाव जो है इसके अंदर निश्चल प्रेम, कौन सा आएगा? निश्चल प्रेम, तो ये हो गया निश्चल प्रेम, और इसका ऑप्शन है से। और इसी तरह जो 10वें नंबर का है वो है कि ये मेरी भिक्षा है, मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, यह कथन किसका है? तो ये मिस प्रिंट छपा हुआ था, तो पूरा क्वेश्चन था ये कथन किसका है? सूबेदारनी का है, बोद्दा का है, सूबेदार का है, या लहना सिंह का? तो ये आप ध्यानते हो कि जब लहना सिंह युद्ध में जाते समय सूबेदार जी के घर गया था तो वहां पर सूबेदारनी अपनी औरी से बाहर आई थी, और वहां पर लहना सिंह और सूबेदारनी की दूसरी बार मुलाकात होती है, और वहीं पर सूबेदारनी जो है लहना सिंह से वचन मांगती है कि युद्ध में वह उसके पति और उसके पुत्र की क्या करे? रक्षा करे। तो उसी समय कहती है कि ये मेरी भिक्षा है, मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। तो ये कथन जो है सूबेदारनी का है, ये कथन किसका है? सूबेदारनी का, ठीक है। और इसका ऑप्शन है ए,
अब देखिएगा यहां पर, अब एक खंड आपने कर दिया। अब इस खंड को करने के बाद आपका काम क्या रहेगा बच्चे, कि सबसे बाद में आप यहां पर बिल्कुल नीचे यहां से लेकर के यहां से आप लोग एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। यानी ये लाइन कैसी होनी है, आपकी कॉपी के अंदर जो लाइन होगी उस लाइन के ऊपर लाइन खींचनी है, ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन खींचनी है और एक लाइन और खींचनी, यानी कि इसको डबल लाइन बनाना है। क्या करना है आपको, डबल लाइन बनाना है इस तरह से। और ये जो डबल लाइन बनेगी आपकी, ये इस तरह से होगा। तो देखिएगा ये आपका एक काम कंप्लीट हो गया। अब जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको चेक करने में सहूलियत मिलेगी, वो फटाफट ऑप्शन के हिसाब से भी चेक करना चाहेगा तो कर देगा, और अगर उत्तर के हिसाब से करना चाहेगा तो ये कर देगा। कुछ बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है, खाली वो क्या कर देते हैं, ये ऑप्शन लिखे आते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, गलत तरीका है, आपको इस तरह से नहीं लिखना है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, फिर मैं आपको खंड ब के उत्तर लिख करके दिखाऊंगा और उसके बाद में खंड स के सारे उत्तर मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। और आपको अपनी कॉपी एक रजिस्टर ऐसा बना लीजिए जिसके अंदर ये सारी टेस्ट सीरीज के उत्तर आप लोग अच्छे से लिखते हुए चलें, और ताकि आप लोगों को समझने में और उनको पढ़ने में थोड़ी मदद मिल सके। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। हाँ, तो देखिए अब यहाँ जो खंड ब है उसे हम कर रहे हैं। अब ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन होगा। जैसे आप लिखेंगे तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे बाकायदा खंड ब, और उसके बाद में देखिए उत्तर संख्या 2 आपने लिख दी। और ये क्वेश्चन हमारा ये था, ध्यान से सुनिएगा, कि प्रेमा भक्ति की जो अमृत धारा है वो सूरदास जी के पदों में निर्बाध का मतलब होता है बिना किसी बाधा के प्रवाहित हुई है। भ्रमर गीत पठिन जो ये अंश है इसके आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो जब भी आप इस तरह की कोई पंक्ति आती है, कथन आता है, तो उसका जब उत्तर लिखते हैं तो उसी पंक्ति को पहले लिखते हुए और फिर आप उसका उत्तर लिखने की कोशिश करें। तो देखिएगा यहाँ मैंने लिखा है इसका उत्तर आपके सामने कि सूरदास जी के पदों में प्रेमा भक्ति की जो अमृत धारा है वो निर्बाध प्रवाहित हुई है, बिना किसी बाधा के प्रवाहित हुई है। सूरदास जी ने भ्रमर गीत में जिस विरह वेदना का वर्णन किया है उसमें गोपियों की जो एक अतृप्त प्रेम की अनुभूति है उसी का चित्रण हुआ है। क्योंकि गोपियां जो हैं कृष्ण के प्रेम में थोड़ी सी भी तृप्त दिखाई नहीं देती हैं और कृष्ण प्रेम के लिए रात दिन छटपटाती हुई दिखाई गई हैं। इस तरह भ्रमर गीत में उनकी बेचैनी, व्याकुलता और असंतोष का क्या हुआ है, व्यक्त हुई है या अभिव्यक्ति हुई है। अब यहाँ पर देखिएगा जो गोपियां हैं उसकी विरह वेदना का ही तो वर्णन हुआ है, यानी प्रेमा भक्ति का मतलब होता है प्रेम की भक्ति करना। लेकिन कृष्ण जी की प्रेम भक्ति से जो गोपियां हैं वो संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं, तृप्त नहीं हुई हैं और रात दिन कृष्ण भगवान जी से मिलने के लिए तड़पती हैं, झटपटाती हैं। तो ये जो भ्रमर गीत है इसके अंदर गोपियों की वही व्याकुलता, बेचैनी को वहां पर क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। तो सिंपल सी लाइन है, लेकिन ये जब आप पहली बार देखते हैं तो थोड़ी सी कठिन नजर आती है। इस चीज को आप ध्यान रखें। जब ये क्वेश्चन का उत्तर आपने लिख दिया तो उसके बाद में आपको फिर से वापस से क्या खींचनी होगी, लाइन खींचनी होती है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है। अब ये तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम तो दूहु भांति फल पायो, गोपियों ने इस संबंध में क्या तर्क दिए। तो आपने बताना है कि भाई जो गोपियों को उदाव निर्गुण भक्ति या योग साधना का उपदेश देने आता है, तो जो गोपियां हैं वो उद्धव से बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देती हैं कि हमें तो उद्धव दोनों तरह से लाभ ही लाभ है। अगर भगवान श्री कृष्ण जी से हमारा मिलन हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और हमारा क्या होगा, और अगर उनसे हमारा मिलन नहीं होता है तो उनका भक्त होने की वजह से इस संसार के अंदर हमारी क्या बढ़ेगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी, और उनका भक्त होने की वजह से हमसे उनका क्या होगा, साक्षात्कार होगा। वैसे तो वो भगवान हैं, उनको बड़े बड़े ज्ञानी लोग पाने के लिए न जाने कितनी उपासनाएं करते हैं, लेकिन वो उनको दर्शन नहीं देते। लेकिन वो इस ब्रज भूमि के अंदर हमारे साथ में रहे थे, हमारे साथ रहे थे, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या मिलेगा, इससे बड़ी मुक्ति क्या मिलेगी। ये पूरा पद अगर आपको ध्यान हो तो इसका एक ये उत्तर मैंने लिखा है, देखिएगा। इस पंक्ति में गोपियों ने अपनी भक्ति निष्ठा को व्यक्त करते हुए तर्क दिए। यहाँ पर ये तर्क की बात पूछ रहा है तो आपको बताना है, तर्क दिए हैं कि यदि हमें कृष्ण भगवान जी मिल गए तो ठीक है, नहीं तो उनका भक्त होने के कारण इस संसार में क्या मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, वरना इस गोकुल गांव में रहने वाली हम गोपियों की कोई हैसियत नहीं है।
है, क्या हैसियत है, किंतु उनका भक्त होने से उनके साथ हमारा जो प्रेम संबंध है वो हमेशा बना रहेगा। ये कोई कम बात नहीं है। वैसे बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं मुक्ति पाने के लिए भगवान कृष्ण जी की आराधना करते हैं, किंतु हमने तो ब्रज में रहकर ही उनका क्या कर लिया है, साक्षात्कार कर लिया है, उनसे मिल लिए हैं। तो ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो ये दोनों उत्तर लिख दिए हैं। अब इसके बाद के जो अगले के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना क्या है, और फिर 5वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का संक्षिप्त उल्लेख लिखिए। तो यहां मैं बकायदा पूरे पेपर को सोल्व करके दिखा रहा हूं आप लोगों को इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा ध्यान से सुने, स्किप नहीं करें, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, तो देखिए अब आगे जो इसमें चौथा नंबर का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा मूल संवेदना क्या है। अगर आपसे किसी की मूल संवेदना, कथानक, कथ्य या विषय वस्तु के बारे में पूछा जाए, तो वह आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो पाठ परिचय होता है वहां पर वो दिया गया होता है। तो आपके जितने भी 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर के अंदर आपका विषय यानी जो चैप्टर है उसका वर्ण्य विषय आप लोगों को याद होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर इसकी मूल संवेदना है कि जो उसने कहा था कहानी है, एक चरित्र प्रदान कहानी है, और इसमें बालक लहना सिंह के त्याग, बलिदान, निश्चल प्रेम और कर्तव्य निष्ठा का वर्णन किया गया है। लहना सिंह अपने बचपन के निश्चल प्रेम के लिए अपने जीवन का क्या कर देता है, बलिदान कर देता है, और सूबेदारनी को उसके पति और पुत्र की रक्षा का वचन देता है, जो लहना सिंह मरते दम तक निभाता है। लहना सिंह अपने वचन को निभाते हुए देश और प्रेम के लिए, यानी अपने देश की रक्षा के लिए और अपने प्रेम के लिए अपने प्राण को त्याग देता है, अपने जीवन का क्या कर देता है, वो बलिदान कर देता है। इस तरह ये कहानी की जो मूल संवेदना है वो त्याग, बलिदान और निश्चल प्रेम को केंद्र में रख करके बुनी गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। देखिएगा उत्तर लिखने के बाद आप ये 2 लाइनें जो हैं फिर खींच देंगे, और फिर आप यहां पर देखिएगा आगे का क्वेश्चन आपको 5वें नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको मालूम है कि ये जो एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन जो है खंड ब के अंदर ये आने वाले हैं, 2-2 नंबर के सवाल आएंगे। तो 2-2 नंबर के अंदर आप इस तरह से इसको लिखनिएगा। इस तरह से ये लाइनें हर पेज पर चलेगी, इधर वाली लाइन बिल्कुल भूलना नहीं है। जो प्रेजेंटेशन आपको सिखाया जा रहा है उसको अगर आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब देखिएगा चौथे नंबर के बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम का मतलब क्या होता है, ये आप जानते ही हो कि भाई बिजली से संचालित होने वाले जो संचार माध्यम होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम कहते हैं, और इसके अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो आता है। अब जो रेडियो है वो मुख्य रूप से एक श्रव्य संचार माध्यम है, और जो टेलीविजन है वो दृश्य श्रव्य माध्यम है। जो टेलीविजन है उसके ऊपर शब्द, संगीत, ठीक है, और ध्वनि का विशेष महत्व होता है, और जबकि टेलीविजन पर विजुअल का विशेष महत्व होता है। तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा कि बिजली से चलने वाले संचार साधनों को इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम कहते हैं। इसके अंतर्गत रेडियो व टेलीविजन संचार माध्यम आते हैं। रेडियो श्रव्य माध्यम है जबकि टेलीविजन दृश्य श्रव्य माध्यम है। रेडियो पर शब्द, ध्वनि और संगीत का विशेष महत्व होता है, और टेलीविजन पर विजुअल का महत्व होता है। तो देखिएगा यहां हम लोग 5वें क्वेश्चन तक कर चुके हैं, और 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है भक्त कवि सूरदास जी के व्यक्तित्व या कृतित्व का परिचय दीजिए। तो ये जो उत्तर है मैंने आपको लिख करके दे रखा है, ये थोड़ा सा बड़ा उत्तर है, तो इसको आपको मैं बोर्ड पर लिख करके बताऊं, आप जानते ही हो इसको लिखना। यानी जब व्यक्तित्व और कृतित्व का उत्तर मांग रहे हैं तो पहले हम व्यक्तित्व के बारे में लिखेंगे और फिर कृतित्व के बारे में लिखेंगे। यानी कि इसका जो उत्तर है 2 पैराग्राफ के अंदर आपको लिखना है, और फिर उसके बाद में जो 7वां क्वेश्चन है वो है कि इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो जो व्याख्या करनी होती है बच्चों, उसके अंदर आप मुख्य रूप से 4 बिंदुओं के अंदर काम करेंगे। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर क्या लिखना होता है, सबसे पहले जब व्याख्या करेंगे तो ऊपर ही ऊपर क्या लिखना होता है, यानी कठिन शब्दार्थ। इस पद के अंदर जो जो कठिन शब्द हैं वो कठिन शब्द आप लिखेंगे। फिर सेकंड है इसके अंदर प्रसंग। तो प्रसंग को लिखना आप बखूबी जान गए हो, कितने सारे वीडियो में मैंने चर्चा करी है कि जब भी आप प्रसंग लिखते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि प्रस्तुत पद
हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पाठ भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। यह पद सूरदास कवि द्वारा रचित भ्रमर गीत से संकलित है। इस पद में विरह वेदना में इस पद में कवि सूरदास जी ने इस बात का वर्णन किया है कि विरह वेदना में व्यथित गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव जो है मथुरा से ब्रज में आता है और गोपियों को जो है निर्गुण भक्ति या योग साधना का क्या देता है, संदेश देता है। तभी वहां पर एक भ्रमर आ जाता है। गोपियां उस भ्रमर को संबोधित करते हुए उद्धव से कहती हैं, ठीक है, क्या कहती हैं, बिलग जनी मानव उद्धव प्यारे, कि हे उद्धव हमारी बातों को तुम अन्यथा ना लेना, हे उद्धव प्यारे हमारी बातों को तुम अन्यथा ना लेना, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वह मथुरा काजल की कोटरी जे आवई ते कारे, और जिस मथुरा नगर से तुम आए हो वह मथुरा नगरी एक काजल की कोटरी के समान है। जो भी व्यक्ति वहां से आता है वह छल कपट करने वाला ही होता है। तुम भी कारे हो, सुफलकसुत कारे, सुफलकसुत मतलब जो अक्रूर जी हैं वो भी काले हैं, कारे मधुप भंवरे, और जो भंवरे हैं वो भी क्या हैं, काले हैं, जो यहाँ वहाँ गूंजते रहते हैं, गुंजायमान करते रहते हैं। लेकिन उन सबके साथ रहने वाले जो कमल नैन, कमल जैसी आंखों वाले, मनिहारे, मन को मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी की जो छवि है, जो शोभा है, वो सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक उत्पन्न होती है। और तुम लोगों को मानो नील के मटके से निकालकर और यमुना नदी के पानी में धो दिया हो, जिसकी वजह से तुम्हारे गुणों की जैसी ही यमुना नदी भी कैसी होगी, दूषित हो गई है। किंतु भगवान श्याम जी के जो गुण हैं वो सबसे अनोखे हैं, सबसे न्यारे हैं। फिर आपने लिखनी है विशेष टिप्पणी। फिर क्या लिखनी है, विशेष टिप्पणी। और विशेष टिप्पणी के अंदर कम से कम 5 पॉइंट तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो 5 पॉइंटों के अंदर पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इस साल के लिए परीक्षा 2021 में यानी आप एग्जाम देने वाले हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सेकंड चैप्टर। इसमें से व्याख्या आने की पूरी संभावना है, इसलिए मैंने आपको विशेष टिप्पणी तैयार करवा रखी है। पहली टिप्पणी इस रूप में लिखेंगे कि यहाँ कवि सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण भक्ति पर अपनी सगुण भक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। दूसरा पद लिखेंगे कि इस पद में जो है मधुरता, सरसता, गेयता है तथा शब्दों का सुंदरता से प्रयोग किया गया है, ठीक है। या हम यूं कह सकते हैं इस पद में इस पद की जो भाषा है वो सरल, सुबोध व प्रभामयी है तथा शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। फिर इसके अंदर से हम अलंकार लिख देंगे, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना, और उदाहरण अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, और उपमा अलंकार है। इस तरह से ये अलंकारों का प्रयोग आप इसके अंदर कर देंगे, ठीक। और एक 8वां क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह के जो चरित्र है उसका चित्रण कीजिए। तो उसका चरित्र चित्रण जो है आप लोगों को मतलब पता है कि वो एक आदर्श प्रेमी है, उसमें निश्चल प्रेम है, वो पराक्रमी है, ठीक है ना, वो पराक्रमी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में दे रखा है, पूरा का पूरा लिखा हुआ, जो सेकंड बार आपको दिए हैं उसके अंदर मैंने बकायदा लिखवाया हुआ है। तो मूल बात ये थी कि जब आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हो तो उसको करने का सही तरीका क्या है ये मैंने आपको बताया है। अभी जैसे ही एग्जाम की डेट फाइनल होती है एक बार फिर से आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे और उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से वापिस से आपका जो आप इस दिनों से भूले हुए हो, भटके हुए हो, उसको वापस से रिवीजन करवाने की कोशिश करवाई जाएगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, जुड़े रहिएगा। इसी तरह से वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी 11th क्लास से 12th क्लास में आ रहे हैं उनके लिए 20 मई से क्लास प्रारंभ की जा रही है। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं जो 11वीं से 12वीं में आए हैं उनका आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। पूरे साल भर उनको पढ़ाया जाएगा, पूरे साल भर उनकी तैयारी करवाई जाएगी, उनकी भाषा से संबंधित जो भी अशुद्धियाँ होंगी उनको दूर करवाने की कोशिश की जाएगी, उनको प्रेजेंटेशन सिखाया जाएगा। तो आप
कुछ नहीं जा रहा, आप पूरे साल भर कहीं भी अपनी एक स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अध्ययन जो है आप यहाँ पर कर सकते हो, इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हो। तो एक विश्वास के साथ आप जुड़िएगा, पूरे साल भर ढंग से वो बच्चे पढ़ सकते हैं। तो अपने छोटे भाई बहनों को जरूर जोड़िएगा यहाँ पर। तो अगला जो टेस्ट पेपर है सेकंड, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।